सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम। आज हम कक्षा 11th और 12th के लिए यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम इस पुस्तक से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है संचार, और यह कक्षा 11वीं 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए लाभदायक है। तो जनसंचार माध्यम यह इस पाठ का नाम है। सबसे पहले हम जानते हैं संचार होता क्या है, इसकी परिभाषा और इसके महत्व पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। संचार जीवन की निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। वह या तो रोकर, कहकर, चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु, अर्थात जीवन की समाप्ति पर ही संचार रुकता है। वैसे तो प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतर है। अर्थात हम बोलकर, लिखकर, फोन कर या किसी भी प्रकार से संदेश देकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और यह संचार ही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका रही है। अर्थात संचार के बिना हमारे जीवन का अस्तित्व बहुत यहाँ पर महत्व कम हो जाता है। संचार हमें एक दूसरे से जोड़ता है। सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके साधनों के विकास की कहानी है। जैसे मनुष्य ने भाषा का विकास किया, या फिर लिपि का, या फिर छपाई का, लेकिन इसके पीछे मूल इच्छा थी संदेशों के आदान प्रदान की। अर्थात मनुष्य ने भाषा का विकास किया ताकि वह अपने विचार व्यक्त कर सके, लिपि का विकास किया ताकि वह लिखकर अपने बात को दूसरों तक पहुंचा सके, छपाई का भी यहाँ पर आविष्कार हुआ, और इसी प्रकार संचार का विकास निरंतर होता रहा। आपकी पुस्तक के आधार पर हम देखते हैं संचार क्या है। संचार की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, और जिसका आशय है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है, और इसी तरह टेलीफोन के तार बेतार के जरिए हम मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, और यह संचार ही है। यहाँ जिस संचार की बात हम कर रहे हैं उससे हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान करना है। और मशहूर संचार शास्त्री हैं विल्बर श्रेम, और उनके अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। अर्थात जब हम अपने अनुभव दूसरे व्यक्ति के साथ बांटते हैं, साझा करते हैं, तो वह संचार है। संचार के तहत केवल दो या अधिक व्यक्तियों में नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जनसंचार को शामिल किया जाता है। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक, दृश्य, श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना संचार है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। तो ये तरीके हो सकते हैं चाहे टेलीविज़न हो, टेलीफोन हो, रेडियो हो, न्यूज़पेपर हो, ये सभी संचार माध्यम या जनसंचार माध्यम कहलाते हैं। संचार के तत्व, तो सबसे पहले इसका मुख्य बिंदु है स्रोत या संचारक। संचार प्रक्रिया की शुरुआत संचारक से होती है। जब संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश, भावना को किसी तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगी। जैसे इस पाठ को तैयार करने के लिए मैंने अपने मन में योजना बनाई कि किस तरह से संचार के बारे में पाठ तैयार किया जाए, विषय तैयार किया जाए। तो जब मैंने सोचना प्रारंभ किया तो यह संचार की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। यहाँ पर संचारक मैं स्वयं हूँ। इसका दूसरा मुख्य बिंदु है कूटीकरण या एनकोडिंग, अर्थात एक तरह का कूट चिन्ह या कोड है भाषा। आप अपने संदेश को उस भाषा में एनकोडिंग करते हैं। यह दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए जरूरी है कि दूसरा व्यक्ति भी उस भाषा
यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। अर्थात जैसे मैंने यहाँ पर अपनी बात आप तक पहुँचाने के लिए हिंदी भाषा का चयन किया है, तो आवश्यक है कि आप भी हिंदी भाषा जानते हो, अन्यथा यह एनकोडिंग करना व्यर्थ होगा। और इसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका तात्पर्य हुआ कि सफल संचारक के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना और लिखना भी आना चाहिए। इसका तीसरा बिंदु है स्वयं संदेश। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है, और इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह स्पष्ट हो। अर्थात यदि संचारक जैसे मैं स्वयं यदि अपने इस पाठ पर क्लियर नहीं हो, यदि मुझे स्वयं को स्पष्ट नहीं है कि कहना क्या है, तब रिसीवर भी उस बात को नहीं समझ पाएगा। अर्थात संदेश अपने आप में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। संदेश को, यहाँ पर चौथा बिंदु है, संदेश को किसी माध्यम के जरिए रिसीवर तक पहुंचाना होता है। इसके लिए आप चाहे टेलीविज़न का, रेडियो का, न्यूज़पेपर का, किसी का भी सहारा ले सकते हैं, और ये सारे तरीके माध्यम कहलाते हैं। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए, वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। टेलीफोन, समाचार पत्र, टेलीविज़न, इंटरनेट, फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। इसका पांचवा यह भी मुख्य बिंदु है, डीकोडिंग करना, अर्थात प्राप्त संदेश को समझना। जैसे रिसीवर ने जब उस संदेश को प्राप्त किया तो वह उसे समझने का प्रयास करता है, यह कहलाता है कूटवाचन या डीकोडिंग। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश, और यह एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें प्राप्तकर्ता उन चिन्हों को, संकेतों को समझता है, उसके अर्थ निकालता है, और यह जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर यदि संचारक मैं हूँ तो मुझे हिंदी भाषा का ज्ञान है, और आप रिसीवर हैं, आपको भी हिंदी भाषा का ज्ञान है। इस तरह से हमारे बीच यह सफल संचार हो रहा है। इसका अगला बिंदु है फीडबैक। जब हम संचार प्रक्रिया करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ फीडबैक प्राप्त होता है। यह नकारात्मक, नेगेटिव, और सकारात्मक यानी पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पर रिसीवर की अहम भूमिका होती है, वह संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। रिसीवर कोई भी हो सकता है, वह कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह हो सकता है, या कोई संस्था। रिसीवर को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, और यह नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, और इस तरह उस फीडबैक के आधार पर संचार प्रक्रिया में सुधार किया जाता है। लेकिन वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया एकदम सरल नहीं होती, उसमें कई बाधाएं आती है, और इन बाधाओं को हम शोर या नॉइज कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, चाहे मानसिक हो, टेक्निकल हो, या भौतिक शोर हो। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अभी इसका तुरंत का उदाहरण देते हैं, यदि किसी तेज़ शोर की आवाज़ आती है, म्यूज़िक की आवाज़ आती है, तो मैं अपनी बात आप तक स्पष्टतः नहीं पहुंचा पाऊंगी, और यह इस संचार प्रक्रिया में शोर कहलाएगा। हम इसे एक फ्लो चार्ट के द्वारा देखते हैं। सबसे पहले स्रोत या संचारक, जो अपने मन में विचारों को बांधता है कि उसे अगले व्यक्ति तक, उस जन समूह तक क्या कहना है, यह संचारक होता है जो सोच रहा है। अब वह अपने संदेश को तैयार करता है ताकि सामने प्राप्तकर्ता उसे समझ सके, और उसके लिए वह किसी माध्यम का चयन करता है, जैसे हम अभी इस वीडियो का चयन कर रहे हैं, और उस माध्यम के द्वारा वह संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, और उसके पश्चात प्राप्तकर्ता यहाँ फीडबैक देता है। वह नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक।
इस संपूर्ण संचार प्रक्रिया के बीच आने वाले व्यवधान को हम शोर कहते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ में आ रहा है कि संचार प्रक्रिया किस तरह चरणबद्ध होती है। यहाँ हम देख रहे हैं संचार के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं सांकेतिक संचार। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो यहाँ पर यह सांकेतिक संचार है। किसी को इशारे से बुलाना, यह सांकेतिक संचार है। जैसे ट्रैफिक पुलिस को आपने देखा होगा, वह इशारों के द्वारा ही गाड़ियों का आवागमन रोकते हैं और बढ़ाते हैं। तो यह सब कुछ सांकेतिक संचार का प्रकार है। और इस तरह एक ही साथ हम मौखिक और अमौखिक संचार भी करते हैं। जैसे हाथ जोड़कर नमस्कार कहना मौखिक हुआ, हाथ जोड़ना अमौखिक। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक से कहीं ज्यादा अमौखिक संचार के जरिए भी व्यक्त होती है, जैसे खुशी, दुख, प्रेम, डर आदि। तो हम कई बार अमौखिक रूप से भी अपनी बात को व्यक्त करते हैं और यह भी संचार का प्रकार है। इसका दूसरा प्रकार है अंतर्वैयक्तिक या इंट्रापर्सनल। अर्थात जब आप अकेले में होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, आप कुछ सोचते हैं, कुछ योजना बनाते हैं या किसी को याद करते हैं, और यह भी एक संचार है। अर्थात इस प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। अर्थात जब मैं स्वयं अपने बारे में सोचती हूँ, कल की योजना बना रही हूँ या कुछ आगामी योजना बना रही हूँ, तो यह अंतर्वैयक्तिक या इंट्रापर्सनल संचार है। पूजा, इबादत, प्रार्थना भी इसी का एक प्रकार है। आगे हम देखते हैं, जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल संचार कहते हैं, और इसी की मदद से हम आपसी संबंध विकसित करते हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी करते हैं। संचार का यह रूप पारिवारिक सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है और इसमें हमें फीडबैक तत्काल प्राप्त हो जाता है। इसका एक और प्रकार है समूह संचार। एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है, जैसे आपकी कक्षा समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण है। इस संचार में हम जो कुछ कहते हैं किसी एक या दो व्यक्ति के लिए न होकर पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज, देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहुत मुबाहिसे के जरिए हल करने के लिए होता है। अगला है, यहाँ पर हम बिंदु देखते हैं, संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार, या इंग्लिश में इसे कहते हैं मास कम्युनिकेशन। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी टेक्निकल या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। अभी अगर देखा जाए तो मेरा इस तरह से वीडियो बनाना और आपका मोबाइल या लैपटॉप के जरिए इस बात को ग्रहण करना, यह भी जनसंचार का एक प्रकार है। और इसमें संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए अखबार, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि की सहायता ली जाती है। जनसंचार माध्यमों का विकास भारत के भीतर। आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद हैं, उसकी प्रेरणा हमारे लिए भले पश्चिमी जनसंचार माध्यम रहा हो, लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का इतिहास कम पुराना नहीं है। बड़ी सहजता के साथ इसके बीच पौराणिक काल में मिथकीय पात्रों में खोजे जा सकते हैं। हम इस बात को आगे उदाहरण के साथ समझ रहे हैं। जैसे देवर्षि नारद के बारे में आपने सुना होगा या फिल्म, नाटक आदि में देखा होगा। इनको भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है, जो वीणा की मधुर झंकार के साथ धरती देवलोक के बीच संवाद करते थे। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने, विवरण सुनाने के लिए जिस तरह संजय की परिकल्पना की गई है, वह एक अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है। अर्थात हमारे पौराणिक काल से ही, बहुत पुराने समय से ही संचार व्यवस्था मजबूत रही है। जन भावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने,
राजा का संदेश जनता के बीच प्रसारित करने की समृद्ध व्यवस्थाओं के उदाहरण बाद में भी दिखाई पड़ते हैं। निश्चित रूप से आपने जब पुराने सीरियल्स देखे होंगे तो उसमें देखा होगा ढोल बजाकर किस तरह से जनता के बीच समाचार पहुंचाया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों के शासनकाल में स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेख, सामाजिक या तात्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही या रंगों से संदेश लिखकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था और मजबूत हुई। तो यहाँ पर आप समझे शिलालेख अर्थात पत्थर या चट्टानों पर संदेश उकेरा गया, लिखा गया ताकि वह लंबे लंबे समय तक विद्यमान रहे। लेकिन भारतीय संचार परंपरा की खासियत यह भी रही है कि राज दरबारों के समानांतर हमारे यहाँ लोक माध्यमों की भी सुलझी व्यवस्था मौजूद रही है। लोक माध्यम अर्थात जन साधारण सामान्य इंसान के भीतर भी यह कला रही है कि उसने संचार को मजबूत किया है और इसके संकेत प्रागैतिहासिक काल में मिलते हैं। जैसे आप देखते हैं भीमबेटका की गुफा चित्र, इसके प्रमाण है कि किस तरह से सामान्य मनुष्यों ने वहां पर अपनी संस्कृति को व्यक्त किया है। यह समानांतर व्यवस्था बाद में कठपुतली और लोक नाटकों की विविध शैलियों के रूप में दिखाई पड़ती है। अर्थात यदि लोगों तक जन जागृति का संदेश पहुंचाना हो तो कठपुतली का भी मंचन किया जाता था। लोक नाटक अर्थात सामान्य उस रीजनल एरिया के अकॉर्डिंग नाटक आदि प्रस्तुत किए जाते थे ताकि लोगों को जागृत किया जा सके और यह भी संचार का मजबूत उदाहरण है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विविध नाट्य रूपों जैसे कथा कहना, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, जात्रा आदि का विशेष महत्व है। यह सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में प्रख्यात हुए और इन विधाओं के कलाकार मनोरंजन तो करते ही थे, साथ ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश भी पहुंचाते थे और जनमत निर्माण करने का कार्य भी करते थे। वर्तमान प्रचलित रूपों में हमारे सामने प्रमुख हैं समाचार पत्र, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट और इन सबके की जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है वह राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम यहाँ पर इस टॉपिक का फिलहाल विराम दे रहे हैं। अगली वीडियो में हम इसे और कवर करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, प्राचीन काल में संदेश किस तरह दिए जाते थे? उत्तर होगा शिलालेखों पर लेख अंकित करके। दूसरा, भारतीय संचार के लोक माध्यम बताएं। भीमबेटका की गुफा चित्र, कठपुतली और लोक नाटक आदि। भारत का पहला समाचार वाचक कौन है? देवर्षि नारद। भारत में जनसंचार का इतिहास किस काल में मिल सकता है? पौराणिक काल। यहाँ पर हमने कुछ आपकी सहायता के लिए 3-4 प्रश्न ही उपलब्ध कराए हैं। आगे की और वीडियोस में हम आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने यह पूरा वीडियो देखा होगा। ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप इसे दोबारा पढ़ेंगे और समझेंगे।